जी ट्रेनिस, तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। सबसे पहले मैं आपको एक क्विक फ्लैशबैक दूंगा कि ग्राफिक डिज़ाइन की रूट्स कहाँ से मिलती हैं और आजकल के दौर में ग्राफिक डिज़ाइन कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन में कितनी चेंजेस आई हैं जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो जनाब, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एज की बात करते हैं और देखते हैं कि आर्ट के जो रूट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं। हमें केव पेंटिंग्स में आर्ट्स की अर्ली ट्रेसेस मिल जाते हैं। उस दौर में लोगों ने केव्स में पेंटिंग्स बनानी शुरू की और आपस में कम्युनिकेशन करने का एक तरीका ढूंढ लिया। कम्युनिकेट करने के लिए बेसिकली उन्होंने केव पेंटिंग्स में सिंबल्स बनाने शुरू किए और आपस में अपनी बात कम्युनिकेट करनी शुरू की। ये दौर जो था वो 35,000 बिफोर कॉमन एरा था। उसके बाद द बिगनिंग ऑफ विजुअल लैंग्वेज का आगाज़ हुआ और ये आगाज़ हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन में मिल जाता है। इसमें जनाब, एवोल्यूशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन इज लैंग्वेज इटसेल्फ एंड द विजुअल रिप्रेजेंटेशन विद द अल्फ़ाबेट, पिक्टोग्राफ्स, हेरोग्राफिक्स, सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इजिप्शियन दौर में लोगों ने सिंबल्स की मदद से अपनी स्टोरीज़ को बयान करना शुरू कर दिया और इसी तरह हमें एक सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेशन का मोड नज़र आया। जो पिक्टोग्राफ्स हैं, जिसको हम हेरोग्राफिक्स भी कहते हैं, जिस तरह कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंस हैं, उसकी मदद से वो अपनी स्टोरी के बारे में बताने लग गए और कम्युनिकेट करने लग गए। इसी तरह एक तरह से आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज का या अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स का आगाज़ हो गया। इस दौर के बाद फिर शुरू हुई द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग के लिए बेसिकली आपको एक सरफेस चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइन कांट बी completed without the invention of printing. As early as 6th century, China used wood block or relief printing to stamp design on silk cloths and eventually on paper. Advancements in Chinese printing 200 Common Era to 1040 Common Era. तो थोड़ा सा मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। चाइनीज़ ने बेसिकली जब प्रिंटिंग के लिए एक सरफेस डिस्कवर कर ली पेपर के फॉर्म में, तो उन्होंने वुड ब्लॉक की मदद से, जिसे आम लफ्ज़ों में आप ब्लॉक प्रिंटिंग भी कह सकते हैं, वो उसके ऊपर उन्होंने इम्प्रेशंस लेने शुरू कर दिए। चाइनीज़ ने फिर इसको फर्दर एडवांस करते गए और अपनी ये जो उन्होंने इन्वेंट की प्रिंटिंग की टेक्निक, इसको फर्दर एक्सप्लोर करते गए और आगे बढ़ते रहे। जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ मैस कम्युनिकेशन टू वेस्टर्न कल्चर, यानी कि जो ब्लॉक्स थे वो अब मेटल की शक्ल लेने लग पड़े। इसमें Gutenberg's design replaced wood with metal and printing blocks with each letter. With the Gutenberg press, literature opened up to the masses, making it affordable and accessible. अब यहाँ पे दौर शुरू हुआ कि अब आप प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो मैसेस के लिए कर रहे हैं। उसके अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हम वुड ब्लॉक से मेटल की तरफ आ गए। जो मेटल के ब्लॉक्स बने और जो मशीन्स बनी, उसके थ्रू मैस प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई और इजी हो गया और प्रोसेस थोड़ा सा मज़ीद एफिशिएंट हो गया। ओके जी, नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, हाउ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इवॉल्व ग्राफिक डिज़ाइन। यानी कि इंडस्ट्रियल एरा आ गया और मशीन्स आ गई। अब मशीन्स का काम था कि वो प्रिंटिंग को और एफिशिएंट बनाएं और कम वक्त के अंदर ज़्यादा प्रिंटिंग कर सकें। ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंटिंग के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, connected है। The Industrial Revolution, a period from about 1760 to 1840, introduced new technologies for increasing the efficiency and production of manufacturing processes such as lithography. तो जनाब, लिथोग्राफी क्या होती है? लिथोग्राफी बेसिकली एक स्टोन है और उसके ऊपर बेसिकली एक इम्प्रेशन बनाया जाता था, जिसे बाद में पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया जाता था। अभी भी कुछ रीजन्स में लिथोग्राफ को प्रिंट मेकिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। जनाब, अब हम बात करेंगे कुछ की आर्ट मूवमेंट्स की जो ग्राफिक डिज़ाइन को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुई। यानी कि ये जो आर्ट मूवमेंट्स हैं
ये ओवरऑल आर्ट को भी साथ साथ लेके चली और ग्राफिक डिज़ाइन को भी साथ साथ लेके चली। G20 तो बात करते हैं द वेरी फर्स्ट आर्ट मूवमेंट, दैट इज आर्ट नोवो। वेल, आर्ट नोवो वेस्टर्न यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में 1980 में फ्लरिश की और ये चली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। अब इस आर्ट मूवमेंट के अंदर जो बेसिकली जो स्टाइल प्रैक्टिस किया गया वो था कि वर्कमैनशिप होनी चाहिए और क्राफ्ट को आगे लेकर आया जाए और बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन बनाया जाए। वेल, अगर हम इस इमेज को ऑब्ज़र्व करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही फ्लोरल किस्म के पैटर्न चल रहे हैं और ही बहुत ही एकदम से मॉडर्न लुक आ गई है, हमें कलर्स नज़र आ रहे हैं, हमें ऑर्नामेंटेशन नज़र आ रही है। सो इस आर्ट मूवमेंट के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखा गया और ये इस दौर में बहुत ज़्यादा फ्लरिश की। G20 जो हमारा नेक्स्ट अब आर्ट मूवमेंट है दैट इज़ बॉहाउस। बॉहाउस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है ग्राफिक डिज़ाइन में। आज भी लोग इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। वेल, बॉहाउस जो है वो जर्मनी में 1919 में स्टार्ट हुई और एक स्कूल बनाया गया और उस स्कूल के अंदर बेसिकली न्यू वे ऑफ थिंकिंग को फोकियत मिली। वेल, जो उसके जो फाउंडर थे वॉल्टर ग्रोपियस, उन्होंने बेसिकली इस न्यू वे ऑफ थिंकिंग को आगे बढ़ाया और बॉहाउस की जो मूवमेंट थी उसको परवान चढ़ाया। ये डिफरेंट और रीजन्स में भी स्टार्ट हुआ बट फर्मली ये जर्मनी के अंदर बॉहाउस के स्कूल के अंदर बेसिकली प्रैक्टिस होना शुरू हुआ। G20 तो नेक्स्ट जो आर्ट मूवमेंट है दैट इज़ आर्ट डेको। और आर्ट डेको जो है उसके ट्रेसेस जो हैं वो हमारे आर्किटेक्चर में भी मिल जाते हैं। जो 1970s और 60s की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी हमें इसके थोड़े बहुत ट्रेसेस मिल जाते हैं। वेल, आर्ट डेको जो है वो पेरिस में स्टार्ट हुआ 1925 में। सो आर्ट डेको में स्टाइल, एलिगेंस, सोफिस्टिकेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया गया। आर्ट डेको यूजेस सिंपल, स्टाइलाइज्ड एंड ज्योमेट्रिक शेप्स। तो जैसे कि आप इस आर्ट वर्क में देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल लाइंस के साथ जो है आर्ट को प्रैक्टिस करने की कोशिश की। और अगर हम पोस्टर को भी देख लें तो उसके अंदर भी बेसिकली हमें ज्योमेट्रिक शेप्स नज़र आ जाती हैं और स्टाइलाइज्ड फॉर्म्स नज़र आ जाती हैं। यानी कि जो हम कार और जो फिगर्स देख रहे हैं वो ह्यूमन फिगर से थोड़ी सी स्टाइलाइज्ड हैं, यानी कि जो ह्यूमन फिगर का प्रोपोर्शन होता है उससे डिफरेंट है। तो इसलिए हम किसी भी चीज़ को जब थोड़ा सा एग्जैजुरेट करते हैं तो वो एक स्टाइलाइज्ड फॉर्म बन जाती है। सो आर्ट डेको की मूवमेंट में बेसिकली इस तरह का स्टाइल जो है वो आगे बढ़ा और जो पहली साउंड फिल्म है वो भी इसी दौर में बनाएंगी। G20 तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ विच इज़ स्विस डिज़ाइन, जिसे द इंटरनेशनल टाइपोग्राफिक स्टाइल भी कहा जाता है। वेल, इस स्टाइल के अंदर आप बहुत एविडेंटली देख सकते हैं टेक्स्ट या टाइप का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है और बहुत ही मिनिमलिस्ट डिज़ाइन को प्रैक्टिस किया गया। वेल, अर्ली 1920s में रशिया, नीदरलैंड्स और जर्मनी में इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया गया बट फर्दर मोर स्विट्ज़रलैंड में इसकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई 1950s में। दैट्स वाई वी कॉल दिस मूवमेंट द स्विस डिज़ाइन। वेल, स्विस डिज़ाइन में बेसिकली बहुत ही मॉडर्न लेआउट्स को प्रैक्टिस किया गया और टाइपोग्राफिक स्टाइल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। So designers developed a cohesive, unified, modernist movement that became known as the Swiss design or the International Typographic Style. तो इस मूवमेंट में बेसिकली डिज़ाइन को बहुत यूनिफाइड फ्रेमवर्क में रखा गया और मॉडर्निस्ट मूवमेंट के साथ साथ इसे बेसिकली टाइपोग्राफिक स्टाइल के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया गया। सो आज भी अगर हम मिनिमलिस्ट डिज़ाइन उठा के देखें तो उसकी बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस हमें स्विस डिज़ाइन में मिल जाती है। G20 तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्ट मूवमेंट की तरफ विच इज़ पॉप आर्ट। पॉप आर्ट का जो वर्ड है वो बेसिकली ड्राइव हुआ है पॉप कल्चर से। अब पॉप कल्चर में जो नज़र आने वाली कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक हमारे इर्द गिर्द जो कॉमन चीज़ें हैं उसमें केचप की बॉटल हो सकती है, उसमें कोई स्पून हो सकता है, या इसी तरह की जो
कॉमन चीज़ें जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं डेली लाइफ में, उनको प्रोजेक्ट किया गया और उनको मीनिंगफुल बनाया गया। अब एविडेंटली आप देख सकते हो कि इस इमेज में बोल्ड कलर और बोल्ड ट्रीटमेंट के साथ इसको प्रोजेक्ट किया गया और इसके अंदर एक हाई कंट्रास्ट पैदा किया गया, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्ट्राइकिंग इमेज हमें नज़र आता है। वेल 1950 से लेकर 1960s में बेसिकली पॉप आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया गया। मूवीज़ में, एडवर्टिजमेंट में, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में, पॉप म्यूज़िक में और मोस्ट प्रोमिनेंटली कॉमिक बुक्स में पॉप आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया गया। इस स्टाइल को देख के आप जान गए होंगे, जो उस दौर की कॉमिक बुक्स थी उसको इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया गया। इसके अलावा प्रिंट मेकिंग में भी पॉप आर्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया ताकि एक बोल्ड और स्ट्राइकिंग मैसेज कन्वे किया जा सके। जी ट्रेनिस, तो नेक्स्ट जो हमारी आर्ट मूवमेंट है दैट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। 1960s पॉप कल्चर के बाद जो मूवमेंट आई दैट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। सो पोस्ट मॉडर्निज्म वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि मॉडर्निज्म में जो वैल्यूज़ प्रैक्टिस की जाती थी उनमें सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी होती थी, यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो थी वो बिल्कुल ऑपोजिट टू मॉडर्निज्म थी। वेल अगर हम इस इमेज को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इसके अंदर हमें लेयर्स नज़र आ रही हैं। वेल पोस्ट मॉडर्निज्म में इसी तरह की इमेजरी को प्रोजेक्शन मिली। पोस्ट मॉडर्निज्म में बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखा गया और बहुत सी चीज़ों को उलझाया गया, यानी कि इतना कॉम्प्लेक्स किया गया कि उनके बहुत ज़्यादा डिफरेंट मीनिंग्स बनने शुरू हो गए। सो दैट वाज पोस्ट मॉडर्निज्म। जी ट्रेनिस, जो नेक्स्ट आर्ट मूवमेंट आई वो थी द डिजिटल एज। द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल टूल्स प्रोवाइडेड न्यू revolutionary way of creating graphic design. In 1984, Apple introduced the Macintosh computer. It used a simple, user-friendly interface. तो जनाब इस दौर में बेसिकली जब हम मैनुअल काम से डिजिटल की तरफ आए तो कंप्यूटर्स की मदद से हमने अपना ग्राफिक डिज़ाइन करना शुरू कर दिया और डिफरेंट टूल्स और एप्लीकेशंस यूज़ करके हम अपना ग्राफिक डिज़ाइन प्रैक्टिस करने लग गए। वेल अब बात करेंगे कि रोल ऑफ आर्ट मूवमेंट्स इन डिज़ाइन ट्रेंड्स क्या हैं। वेल जो अभी हमने बात की वो डिफरेंट आर्ट मूवमेंट्स की बात की और थ्रू आउट द टाइम ये आर्ट मूवमेंट्स जो हैं वो चेंज होती रहीं और ग्राफिक ट्रेंड्स जो हैं वो आगे बढ़ते रहे। तो जैसे कि आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं कि एक वक्त में कॉमिक स्टाइल जो था वो इस किस्म का था और आजकल के दौर में कॉमिक का जो स्टाइल है वो इस किस्म का है। सो दैट मीन्स जो डिज़ाइन ट्रेंड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं और इवॉल्व होते रहते हैं। एक मिसाल मैं आपको एक और दे देता हूँ, जैसे कि स्विस डिज़ाइन अपने दौर में एक बहुत पॉपुलर डिज़ाइन समझा जाता था। सो पोस्ट मॉडर्निज्म में आकर वो बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हो गया, यानी कि सिंप्लिसिटी और टाइपोग्राफिक को जो प्रोजेक्शन मिलती थी वो पोस्ट मॉडर्निज्म में बिल्कुल उल्टी हो गई। सो डिफरेंट एराज या दौर में ये डिज़ाइन ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। तो नाउ टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। सो ग्राफिक डिज़ाइन है ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है और ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर से बहुत ज़्यादा टाइटल्स निकले हैं, यानी कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड्स निकल आई हैं। बीइंग ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप गेम डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, आप UI UX डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, आप वेब डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, आप प्रिंट डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, आप पैकेजिंग की फील्ड के अंदर भी जा सकते हैं और प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी बन सकते हैं और इसके अलावा और बहुत सारे टाइटल्स हैं। तो शुरू के एरा में प्रिंट डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी, बट आज का अगर हम दौर देखें तो बहुत सारी ग्राफिक डिज़ाइन की स्पेशलाइज्ड फील्ड्स आ गई हैं, लाइक UI UX डिज़ाइन, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट और इसके अलावा बहुत सारी। तो ये बहुत सारी जो शाखें निकली हैं वो ग्राफिक डिज़ाइन से ही स्टेम हुई हैं। वेल आजकल के दौर में जो बहुत ज़्यादा चीज़ प्रैक्टिस की जा रही है वो है मिनिमल डिज़ाइन और सिंपल डिज़ाइन, और हो सकता है आने वाले वक्तों में ये ग्राफिक डिज़ाइन इवॉल्व करे और किसी और किस्म की जो है स्टाइलिंग आ जाए और किस्म का ग्राफिक डिज़ाइन प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए। सो बीइंग ए ग्राफिक डिज़ाइनर हमें अपने आप को अप टू डेट रखना है और ग्राफिक ट्रेंड्स के साथ
मूव करना है। G20 तो उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, इससे आपने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली होगी, क्योंकि डिफरेंट आर्ट मूवमेंट्स को अगर आप स्टडी करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी और क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ।